कल जो सवाल हुआ था बेटा उसके बाद में ये हो गया था, है ना, डिटेल करा दी थी इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है अगले सवाल में कि मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिन पर हुआ था? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत जब हुई थी तो वो किसका बर्थडे मनाया गया था उस उपलक्ष्य में? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई और विजय लक्ष्मी पंडित। किसका जन्म दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया था? तो बेटा इसका सही आंसर है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जननी सुरक्षा योजना को चलाया गया था। अब जननी सुरक्षा योजना क्या है? जननी सुरक्षा योजना, दो तीन बात देख लीजिए। जननी सुरक्षा योजना जो शुरू हुई थी वो हुई थी बेटा 12 अप्रैल 2005 को। अब ये जो 12 अप्रैल की डेट है ये किसका जन्मदिन है? कस्तूरबा गांधी का। तो कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर, कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर जननी सुरक्षा योजना में क्या प्रावधान है? देखिए जननी सुरक्षा योजना में बताया गया है कि ऐसी महिलाएं जो किसी बच्चे को जन्म देंगी, ठीक है, ऐसी महिलाएं जो किसी बच्चे को जन्म देंगी तो प्रसव के समय उन्हें आर्थिक सहायता भी देना, मेडिकल हेल्प भी देना, ये इसके प्रावधान है। आपने सुना होगा जैसे गांव में आपने सुना होगा आशा, एक पद होता आशा का, तो आशा जो है वो उसके नियमित चेकअप भी करवाती हैं, है? और आशा जो है ऑपरेशन डिलीवरी के वक्त वो उसको एम्बुलेंस बुलवा के वो उसको अस्पताल तक भी लेकर जाती हैं। तो वो उसी के अंतर्गत, मतलब वही प्रावधान जो है उसी के अंतर्गत है ये सब। तो जननी सुरक्षा योजना में ऐसी महिलाएं जो किसी बच्चे को जन्म देंगी उनकी सुरक्षा करना, मतलब इसका मतलब सीधा है कि जो शिशु है और जो माता है दोनों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। इसमें सरकार क्या करती है? देखिए आर्थिक सहायता देती है, आर्थिक सहायता। जब ये योजना शुरू हुई थी तो इसमें आर्थिक सहायता का प्रावधान था 1000 रुपये। तो जननी सुरक्षा योजना का संबंध किससे है? ऐसी महिलाओं से जो किसी बच्चे को जन्म देंगी, ठीक है। उनके नियमित चेकअप करवाना, उनको डिलीवरी के वक्त अस्पताल तक लेकर जाना, ये आशाओं के काम है। तो जननी सुरक्षा योजना शुरू हुई थी 12 अप्रैल 2005 को और किसका जन्मदिन था? वो कस्तूरबा गांधी का। कस्तूरबा गांधी का बर्थडे मनाया गया। आर्थिक सहायता 1000 रुपये। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? अच्छा बताओ लॉजिकली भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है? ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन या कृषि। तो कृषि। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो क्या है? खेती है, कृषि है। हालांकि जीडीपी में कृषि का योगदान उतना नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र,
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के बेटा 3 क्षेत्र है। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहले को हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज आती है बेटा? कृषि, और क्या आता है? पशुपालन, और क्या आता है? वानिकी, ईटीसी कह सकते हैं। वन, पशुपालन, कृषि, सब ये किसका विषय है? प्राथमिक क्षेत्र का। देखिए जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। जबकि आपको पता होगा भारत की सर्वाधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि और कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें देश की ज़्यादातर आबादी काम करती है। एक बड़ा अच्छा सवाल है जो क्वेश्चन पेपर में भी पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, और किसको कहते हैं बेटा? ये हम कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है खेती पर। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कायदे में खेती पर डिपेंड करती है, क्योंकि खेती पर आधारित होती है उद्योग। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं भैया? द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है उद्योग, विनिर्माण, ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है बेटा? भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में आता है बेटा सेवा, सर्विस। अब जितनी भी सेवाएं हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आएंगी, चाहे बैंकिंग हो, चाहे परिवहन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे रेल हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे डॉक्टर हो, सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। लेकिन डिपेंड करता है सब कुछ प्राइमरी सेक्शन पर। मान लो खेती से आपने गन्ना पैदा करा, गन्ने से इंडस्ट्री में ले गए, उसको आप चीनी बनाई और वही चीनी व्यापार के माध्यम से बेची गई। ठीक है, तो बताइए सेवा क्षेत्र हो या उद्योग, डिपेंड तो खेती पर ही कर रहा है। इसलिए मेरा मानना यह है कि किसी भी देश की, भारत ही नहीं हर देश की अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो खेती है, कृषि है। इसलिए आपने सुना होगा, देखिए क्या है कि सेवा क्षेत्र में इनकम ज़्यादा है, इसलिए कहते हैं कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका आता भैया? या तो कह दो सेवा क्षेत्र या कह दो आप तृतीय क्षेत्र। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका आता भैया? या तो कह दो सेवा क्षेत्र या फिर बोल दो आप क्या? तृतीय क्षेत्र। तो ये देख लेना, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सब कुछ प्राकृतिक है। जो प्राकृतिक रूप से बन रही है चीज़ें वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। द्वितीय क्षेत्र में उनको मॉडिफाई कर दिया गया है,
और तृतीय क्षेत्र में उनकी सप्लाई हो गई है। इतना सा फर्क है तीनों में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भैया, अगले सवाल में बोल रहे थे हमसे कि इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। इकोनॉमी सर्वे, इसे कहते हैं हम आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण कौन करता है ये बताना आपको। कह रहा है ऑप्शन में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है, कह रहा है योजना आयोग करता है, वित्त मंत्रालय करता है, या भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है वो करता है। तो ये जो वित्त मंत्रालय है ना, ये जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय ही आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। तो ये क्या चीज़ जारी करता है, आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण इसे कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता भैया। पहला आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया था 1950-51 में। कोई पूछने लगे कि वित्त मंत्रालय ने प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब आया था, तो 1950-51 में। 1950-51 में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था। 1950-51 में हर साल रिपोर्ट आती है वित्त मंत्रालय की, इकोनॉमिक सर्वे के नाम से। उसमें सरकारी आंकड़े आते हैं। ठीक है, सरकारी आंकड़े कहाँ आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में। और इकोनॉमिक सर्वे किसका है, वित्त मंत्रालय का। एक सवाल बता दो, भारत के पहले वित्त मंत्री, हमारे प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। आज़ादी के बाद पहली बार वित्त मंत्री बने थे आर.के. षणमुखम शेट्टी, बोलो। फिर बने थे गणतंत्र भारत में जॉन मथाई, बने थे ना। तो वैसे अगर देखेंगे प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी। बस इतनी बात याद रखनी है कि इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है। उसे जारी कौन करता है, इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय। इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। अच्छा देखो, पहली बार वित्त मंत्री कौन सी महिला बनी थी, इंदिरा गांधी। अंशकालिक थी वो, लेकिन पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी, निर्मला सीतारमण। पहली महिला वित्त मंत्री जो पूर्णकालिक बनी है 5 साल के लिए, उनका नाम निर्मला सीतारमण। और पहली महिला वित्त मंत्री जो अंशकालिक बनी थी कुछ समय के लिए बीच में, वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं भैया। अगले सवाल में बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित या मनोनीत किया जाता है, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल आता है 80 क, जिसमें बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ होंगे। आर्टिकल नंबर कौन सा बताया मैंने, 80 क। तो एक लिख लें, अनुच्छेद 80 क। अनुच्छेद 80 क। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा
जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ होंगे। बस याद रखना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मेंबर्स को मनोनीत करता है? 12 को। और जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो किन किन क्षेत्रों से आते हैं? कला से आते हैं, ठीक है, साहित्य के होते हैं, वो विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं, समाज सेवा के लोग होते हैं, खेल जगत के लोग होते हैं, आदि क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, विषय विशेषज्ञ। उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है? मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 80 कै आर्टिकल 80 कै में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो अपने अपने क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब वो प्रावधान खत्म हो गया है ना। चलिए अगला सवाल देखें क्या कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। कह रहे हैं अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? अशोक का कौन सा शिलालेख ऐसा है जिसमें ब्राह्मी लिपि नहीं है? सारनाथ है, शाहबाज गढ़ी है, धौली है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो अशोक का एक शिलालेख आता है शाहबाज गढ़ी का शिलालेख, ये वाला, इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये शाहबाज गढ़ी का अभिलेख कहाँ का है? शाहबाज गढ़ी शिलालेख, देखिए पहली बात, ये जो शिलालेख है ये अपने देश में नहीं है, जिस देश में है ये वो है पाकिस्तान। कहाँ से मिला है? पाकिस्तान का एक प्रांत है, राज्य है, जिसका नाम है खैबर पख्तूनवा। क्या नाम है? खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ पर एक जगह है शाहबाज गढ़ी, वहाँ से अभिलेख मिला है। ये अभिलेख किस राजा का है? तो आपको पता, अभिलेख और शिलालेख लिखने की शुरुआत भारत में किसने करी थी? अशोक ने। तो अशोक का शिलालेख है। और तो और याद रखो, इसकी लिपि क्या? फिर ब्राह्मी लिपि नहीं है, ये खरोष्ठी में है। देखिए अशोक के शिलालेख की लिपियाँ कौन कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक भी लिपि थी। तो किस लिपि में है बेटा? ये खरोष्ठी लिपि में है। कौन सी लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है, ठीक है। तो याद रखो। बाकी ये धौली का और जो सारनाथ का शिलालेख है, इन दोनों की जो लिपि है वो ब्राह्मी है, और जो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया उसका नाम क्या है? शाहबाज गढ़ी, ठीक है। चलो बाकी बेटा कल देखते हैं।